सीटीडी एक्ट में बदलावों को मंजूरी के बाद आम आदमी पार्टी ने जताई नाराजगी। कहा, बीजेपी पिछले दरवाजे से दिल्ली में शासन करना चाहती है। केंद्र का कदम लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ। किसानों से मिलने पहुंचे विपक्षी सांसदों को पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटाया। हरसिमरत कौर ने कहा, 13 लेवल की बैरिकेडिंग अपने लोगों के बीच जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहां तक जायज है। प्रियंका गांधी ने रामपुर पहुंच नवरीत सिंह के परिवार से की मुलाकात। नवरीत के परिवार से मुलाकात कर व्यक्त की संवेदना। ट्रैक्टर मार्च के दौरान ट्रैक्टर पलटने से गई थी जान। 26 जनवरी के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक हादसे में एक किसान की मौत हो गई थी। इस किसान का नाम था नवरीत सिंह। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी रामपुर पहुंची। नवरीत के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की, उनकी मां से मुलाकात की और नवरीत की आखिरी अरदास में उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को रामपुर में नवरीत के परिवार से मुलाकात की। 26 जनवरी के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक ट्रैक्टर पलटने से हुए हादसे में नवरीत की जान चली गई थी। प्रियंका गांधी नवरीत की अंतिम अरदास में पहुंची और नवरीत की मां के साथ बैठकर संवेदना व्यक्त की और परिजनों से मुलाकात की। आपको ये भी बता दें कि सुबह जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने काफिले के साथ निकली तो एक हादसा भी हो गया। यूपी में हापुड़ रोड पर प्रियंका गांधी के काफिले में शामिल 4 वाहन आपस में टकरा गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी के काफिले में शामिल अगली कार के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए थे, जिसके बाद पीछे चल रही कारों की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद सड़क पर कांग्रेस समर्थकों की भीड़ लग गई और प्रियंका तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे वहां मौजूद लोगों ने लगाने शुरू कर दिए। प्रियंका के काफिले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सिंह भी मौजूद रहे। केंद्रीय कैबिनेट ने जीएनसीटीडी एक्ट में प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी दी है। इसके हिसाब से अब केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताकत बढ़ाने पर योजना बना रही है, जिस पर दिल्ली सरकार ने नाराजगी जाहिर की है और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अब केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के कामों में दखल देने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के संविधान को संशोधित करके केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ा दिया है। इस बात के सामने आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी इससे बेहद नाराज है और केंद्र पर चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करने का आरोप लगा रही है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने गोपनीय तरीके से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधिकार छीनकर एलजी को देने के लिए जीएनसीटीडी एक्ट में बदलाव किया है। अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी। दिल्ली की सरकार को बनाने का जो कानून है, जिसे जीएनसीटीडी एक्ट कहते हैं, उसमें बदलाव करके केंद्र सरकार अब एलजी को इतनी पावर देने जा रही है कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोक सकें। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी, वो एलजी के पास होगी। एलजी का मतलब है केंद्र सरकार के पास होगी, केंद्र की बीजेपी की सरकार के पास में होगी। स्टेट गवर्नमेंट जिसको जनता चुनती है, दिल्ली की जनता चुनती है, उसके पास में अब डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी। और बहुत ही गोपनीय तरीके से, बहुत चुपचाप खुफिया तरीके से कल इन्होंने ये कैबिनेट में कानून लेके आए और उसको पास किया। केंद्र सरकार का जो ये कदम है वो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा चुनी गई सरकार की पावर कम करने का जो कदम है, ये लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ तो है ही है, ये संविधान के भी खिलाफ है। साथ ही मनीष सिसोदिया ने ये भी कहा कि साजिश के तहत दिल्ली की जनता की मर्जी के खिलाफ पिछले दरवाजे से बीजेपी दिल्ली में कब्जा करना चाहती है। खुफिया तरीके से बदलाव हुए हैं। दिल्ली की जनता ने 3 चुनावों में कहा है कि हमको भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस नहीं चाहिए दिल्ली में। अब ये पिछले दरवाजे से आके दिल्ली के जनता की गवर्नेंस को चलाना चाहते हैं, संविधान के खिलाफ से जाके चलाना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि दिल्ली की सरकार ने जिस तरह के जनता के पक्ष के फैसले लिए हैं, जनता के हित में जो शानदार काम किए हैं, उन सब के बारे में फैसला लेने का अधिकार फिर बीजेपी को मिल रहा है पिछले दरवाजे से। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी हमको स्कूल बनाने, सरकारी स्कूल अच्छे करने,
भारतीय जनता पार्टी के तो एजेंडे में ही नहीं है स्कूल। दरअसल मोदी कैबिनेट द्वारा गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट में कुछ बदलाव किया गया है। इस फैसले के तहत विधानसभा से अलग भी कुछ फैसलों पर उपराज्यपाल का अधिकार होगा और राज्य सरकार को उनकी मंजूरी लेनी होगी। ताजा संशोधन के मुताबिक दिल्ली सरकार को अब विधेयिका से जुड़े फैसलों को उपराज्यपाल के पास 15 दिन पहले और प्रशासनिक फैसलों को करीब 1 हफ्ते पहले मंजूरी के लिए भेजना होगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। गुरुवार को इन किसानों से मिलने के लिए विपक्षी दल के कई नेता वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें किसानों से मिलने की अनुमति नहीं दी। ये जो नेता वहां पहुंचे थे, इसमें एनसीपी की सांसद भी थी, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर और भी कई पार्टी के नेता यहां पहुंचे थे, लेकिन इन्हें अनुमति मिली ही नहीं। और वहां पर हरसिमरत कौर ने पहुंचकर कहा कि ये जो बैरिकेडिंग की गई है किसानों को दिल्ली की सीमा में ना घुसने के लिए, ये कहां तक जायज है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए क्या कहा इन नेताओं ने। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर अब विपक्ष की मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। गुरुवार को 8 विपक्षी दलों के नेता किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। यहाँ प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने पहुंचे विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने जाने ही नहीं दिया और सबको शुरू में ही रोक दिया गया, जिसके बाद विपक्षी दलों के नेताओं को बैरंग लौटना पड़ा। पुलिस विपक्षी दलों के नेताओं को वहां से दूसरी जगह लेकर गई। विपक्षी दलों के नेताओं में टीएमसी नेता सौगत राय, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके की एम कनिमोई भी शामिल हैं। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने आईएनए से कहा कि हमें पुलिस ने किसानों से नहीं मिलने दिया। उन्होंने नहीं हमको छोड़ा है, हम स्पीकर के यहाँ रेस कर दिया। किसानों से मिलने पहुंची अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि हम यहाँ इसलिए पहुंचे हैं ताकि हम इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कर सकें। अकाली दल की सांसद ने कहा कि स्पीकर हमें इस मुद्दे को उठाने नहीं दे रहे हैं। अब सभी पक्ष इस बात की जानकारी देंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। वहीं एसपी प्रवक्ता राजीव राय ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि विदेशी सांसदों को तो कश्मीर ले जाते हैं, लेकिन देश के सांसदों को किसानों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। 26 जनवरी के दिन हुए हंगामे के बाद दिल्ली की सीमाओं पर कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई थी। नुकीली कीलों का इस्तेमाल भी किया गया था, जिसकी काफी आलोचना भी हुई थी। लेकिन गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर पर ये जो नुकीली कीलें लगाई गई थी, इसको हटाया गया। और जब पुलिस के अफसरों से इस पर सवाल पूछा गया तो इन्होंने कहा ये जो कीलें हटाई गई हैं, अब ये रणनीतिक तौर पर कहीं और पर लगाई जाएंगी। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या है पूरा मामला। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की बढ़ती संख्या और गणतंत्र दिवस परेड के बाद बने हालातों को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही जिस तरह से दिल्ली पुलिस की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर पर नुकीली कीलें लगाई गई, कटीले तार लगाए गए, कंक्रीट की बैरिकेडिंग की गई, उसके बाद काफी सवाल खड़े हुए कि इस तरह की कीलेबंदी क्यों। विपक्षी दलों ने किसानों की इस तरह की कीलेबंदी की खूब आलोचना की थी। चारों तरफ से फसीहत होने के बाद दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए लगाई गई नुकीली कीलों को हटा दिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्हें नए सिरे से लगाया जाएगा। जो लोग ये कीलें हटा रहे थे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अफसर ने आईएनएस को बताया कि हम इन कीलों को रणनीतिक रूप से दूसरी लोकेशन पर लगाना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ से हटाया गया है। अब जिधर जरूरत पड़ेगी हम उधर इन कीलों को लगाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन ने इन कीलों को हटाने पर कहा कि ठीक फैसला लिया गया है। किलाबंदी करके बातचीत का माहौल नहीं बन सकता है, देर आए दुरुस्त आए। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। वहीं लोहे की कीलों को जो है सड़कों पर बिछा दिया गया था ताकि किसानों को बॉर्डर दिल्ली सीमा पर जो है आने नहीं दिया जाए। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, इस तरह से लोहे की तमाम कीलों को जो है सड़कों पर लगाया गया था, लेकिन आज सुबह इन सभी कीलों को हटा लिया गया है और पुलिस प्रशासन का इस बात कहना है कि हम इन्हें रणनीतिक तरीके से फिर से किसी और लोकेशन पर लगाएंगे। वहीं जब कीलें हट गईं तो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से इस फैसले का स्वागत किया गया और कहा गया कि किलाबंदी में वार्ता नहीं हो सकती है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि इसके अलावा कहीं और
इन कीलों को लगाया जाएगा या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। 100 साल पहले आज के ही दिन चौरी चौरा घटना हुई थी और ये घटना भारत के आजादी की लड़ाई की एक ऐतिहासिक घटना है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने के साथ अंग्रेजों को चुनौती देने वाले गोरखपुर के चौरी चौरा कांड का आज शताब्दी वर्ष है। गोरखपुर में इसके शताब्दी महोत्सव का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी की खातिर अपना जीवन बलिदान करने वाले बलिदानियों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्य है, चौरी चौरा के शहीदों की जितनी चर्चा होनी थी वो नहीं हुई। शहीदों का खून हमारी मिट्टी में मिला हुआ है जो हमें प्रेरणा देता है। दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों के जितनी चर्चा होनी थी बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई। इस संग्राम के शहीदों को, क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो, लेकिन आजादी के लिए उनका खून देश की माटी में जरूर मिला हुआ है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहता है। इसके साथ ही कृषि कानून को लेकर मचे बवाल पर किसानों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि बजट के अंदर किसानों का भी ध्यान रखा गया और मंडियों को मजबूत करने के लिए राशि दी गई है। करीब 1000 मंडियों को ई नाम से जोड़ने का फैसला लिया गया है। ये पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। चौरी चौरा घटना की शताब्दी के अवसर पर गुरुवार से गोरखपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे जो पूरे साल चलेगा। चौरी चौरा शहीदों के सम्मान में यह अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। एक हफ्ते के विराम के बाद एक बार फिर तेल के दामों में गुरुवार को वृद्धि दर्ज की गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है और राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 33 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 86 रुपए 65 पैसे हो गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए प्रमुख शहरों में क्या है तेल का दाम। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक सप्ताह बाद गुरुवार को फिर वृद्धि दर्ज की गई है। पेट्रोल का भाव देश की राजधानी में फिर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। दिल्ली में पेट्रोल 86 रुपए 65 पैसे और डीजल 76 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई तेजी के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हुई है। पेट्रोल का भाव दिल्ली में 35 पैसे, कोलकाता में 32 पैसे, मुंबई में 34 पैसे और चेन्नई में 31 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। वहीं डीजल के दाम में दिल्ली में 35 पैसे, कोलकाता में 33 पैसे, मुंबई में 37 पैसे और चेन्नई में 33 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। आम बजट में 2021-22 में पेट्रोल और डीजल पर नए उपकर लगाए जाने पर हालांकि दाम नहीं बढ़े थे, मगर अब कच्चे तेल में तेजी से बढ़ने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में तेजी बनी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए पेट्रोल पर
₹2.5 और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर की दर से कृषि और बुनियादी ढांचा विकास उपकर लगाने का ऐलान किया था। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार पेट्रोल के दाम प्रति लीटर दिल्ली में बढ़कर ₹86.65 हो गए हैं, कोलकाता में ₹88.01, मुंबई में ₹93.20 और चेन्नई में ₹89.13 हो गए हैं। वहीं अगर डीजल के दामों की बात करें तो डीजल की कीमत प्रति लीटर दिल्ली में ₹76.83 हो गई है, कोलकाता में ₹80.41, मुंबई में ₹83.67 और चेन्नई में ₹82.04 प्रति लीटर हो गई है। गौरतलब है कि नए साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की है। इससे महंगाई बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। खासकर डीजल के दाम बढ़ने का असर कई सेक्टर पर हो सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.